गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं राजवीर सर आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोगों को पता है यूपी टेट का एग्ज़ाम हो रहा है और उसका फर्स्ट पेपर हो चुका है। तो हम लोग अपने आज इस वीडियो में फर्स्ट पेपर में जो मैथ आया था उसके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लगभग 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अपने इस वीडियो में। बचे हुए जो रिमाइनिंग क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे। एक्चुअली आज तबीयत मेरी ना थोड़ी डाउन है, तो हम लोग ऐसा कर लेंगे कि 15 क्वेश्चन इसमें कर लेंगे और 15 क्वेश्चन जो रिमाइनिंग हैं वो बाद में कर लेंगे। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारा जो डेटा है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। डिसेंडिंग बोलें तो अवरोही क्रम में, पहले बड़ा फिर छोटा, ऐसे करके उसको रखा गया, उसको व्यवस्थित किया गया। फिर हमने बिल्कुल लास्ट वाले ऑब्जर्वेशन दोनों साइड से सिरों से हटा दिए, तो उसकी कौन सी चीज़ बदल जाएगी। देखिए, जब हमने लास्ट से जो ऑब्जर्वेशन हमारे थे, जो हमारे पद थे, प्रेक्षण कह सकते हैं, वो हमने हटा दिए। तो ऐसे में बदलेगा, क्या बदलेगा, हमारा जो मोड होता है, मोड मतलब बहुलक, और दूसरी चीज़ होती है हमारा माध्य जिसे मीन कहते हैं, इन दोनों चीज़ों पे इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो कौन सी चीज़ें बदलेंगी पहले तो आपको दिमाग में ये रखना है। ऑप्शन में देख लेना आप, क्वेश्चन नंबर 91 है, इसका कोई ऑप्शन होगा आपका मीन एंड मोड, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, माध्य और बहुलक। बहुलक, माध्य और बहुलक, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि बदल क्यों रहा है, माध्य में क्या होता है, हमें पदों का योगफल करना पड़ता है। तो भैया आपने हटा दिया और डाटा हमारा कैसा था, अवरोही में डिसेंडिंग ऑर्डर में था, तो लास्ट वाला सबसे छोटा होगा, इधर वाला सबसे बड़ा होगा। ऐसे में माध्य पे असर पड़ जाएगा पक्का, क्योंकि माध्य में क्या होता है, मीन में क्या होता है, योगफल निकाला जाता है। पद हटा दिए तो योगफल पे अंतर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। बहुलक में क्या होता है, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा बार है। ठीक है, अब हमने जो चीज़ हटाई है, हो सकता है वही चीज़ ज़्यादा बार हो, तो बहुलक वही पहले था, लेकिन अब वो बहुलक नहीं रहेगा, तो बहुलक पर इफेक्ट पड़ेगा, मोड पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, 92 92 वाला क्वेश्चन आपका था कि एक क्यूब है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर और उसके सारे फेस को पेंट कर दिया गया, मतलब रंग दिया गया। ठीक है, एक क्यूब है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर और उसके हर एक फेस को पेंट कर दिया गया। फिर पेंट करने के बाद क्या किया, उसको काटा गया। हाँ, उसको काटा गया, छोटे छोटे क्यूब में बनाया गया। फिर से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर साइड के हिसाब से उसको काटा गया, या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के हिसाब से उसको काट दिया गया। ठीक है, मतलब एक बड़ा सा क्यूब था जिसकी साइड थी 5 सेंटीमीटर, अब उसको काटा गया 1 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूबों में। तो ऐसे कितने क्यूब बनेंगे, 1 सेंटीमीटर वाले छोटे जो क्यूब बन रहे हैं, वो कितने ऐसे क्यूब बनेंगे जिनका एक फेस कैसा हो, रंगा हुआ हो। जैसे मान लो ये बॉक्स है, मान लो कटने के बाद ये आ गया। ठीक है, तो इसका फेस ये होते हैं, तो ऐसे कितने आपके क्यूब बन जाएंगे। फिलहाल ये तो क्यूब नहीं है कि उनकी जो है एक फेस कैसा हो, रंगा हुआ मिल जाए। तो ऐसे फेस की जो नंबर होती है वो हम लोग डायरेक्ट, हमारे पास फार्मूला होता है, नंबर ऑफ क्यूब्स वन साइड पेंटेड। ठीक है, उसकी फार्मूला होता है आपका 6 और n-2। 6 और n की जगह पर आप रखोगे 5 - 2
6, 5 - 2 करोगे तो कितना आएगा 3, तो 18 आपका आंसर बन जाएगा। रुको 1 मिनट, स्क्वायर लगेगा यहाँ पर 0, तो ये 9 हो जाए, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 54, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो ये भी आसान था, बस फार्मूला हमको आना चाहिए था। तो 6n - 2 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करें 9 आ जाएगा। अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। बात ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 93 क्या था। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, पेंटागन के सभी इंटीरियर एंगलों का जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होगा। मतलब अब पेंटागोनल जो होता है, ठीक है, जिसमें 5 साइड होती हैं, 5 भुजाएं होती हैं, उसके सभी अंतः कोणों का योगफल क्या होगा। ठीक है, या पंचभुज के अंतः कोणों का योगफल। तो इसके लिए फार्मूला आप भी लर्न कर लें। क्वेश्चन नंबर 93, फार्मूला ये होता है, चाहे कोई सा हमारा मतलब पॉलीगोन हो, पॉलीगोन मतलब कोई सा हो, चाहे पेंटागोन, हेक्सागोन, ट्रायंगल, जितनी भी साइडें हों, इस फार्मूले से आप निकाल लेना। मीजर ऑफ आल इंटीरियर एंगल्स, उसके लिए फार्मूला होता है n - 2 और इंटू में पाई होता है 180 डिग्री, है ना। अभी ये पेंटागोन है, तो पेंटा मतलब 5, तो यहाँ पे आप 5 डालोगे। ठीक है, हेक्सा हो तो यहाँ पे 6 डाल लेना। ठीक, ऐसे करके। तो पेंटागोन है तो यहाँ पे 5 - 2 इंटू में पाई, 5 - 2 करो कितना आएगा 3, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दिख रहा है ना, 540 डिग्री। इतना एंगल हमारा बनेगा टोटल, पूरा सब सारे एंगलों का योगफल आ जाएगा, सारे कोणों का योगफल आ जाएगा, अंदर वाले सारे कोणों का योगफल ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 4/7 of the pole in the mud when 1/3 of it is pulled out and 8 meter long piece of the pole still remain। करेंगे, एक पोल है, पोल जानते हो, कोई खंबा टाइप का कोई चीज़ है, तो उसका 4/7 जो पार्ट है वो जमीन में गड़ा हुआ है। 4/7 कितना गड़ा है 4/7, जी किस में है, मड में, यानी कि ज़मीन में गड़ा हुआ है। ज़मीन या मड जो तुम्हारी होती ना, दलदल वगैरह कुछ है, उसमें गड़ा हुआ है। हाँ, ये मड में है। अब क्या हुआ, उसके बाद when 1/3 ऑफ इट इज पुल्ड आउट, इसी का 1/3 जो है वो बाहर खींच लिया गया। ठीक है, तो अंदर कितना बचा होगा। ठीक है, when 1/3 ऑफ इसी चीज़ का 4/7 इज पुल्ड आउट, बाहर निकाल लिया गया, इतना खींच लिया गया, देन रिमाइनिंग कितना बचा होगा हमारा 4/7 टोटल अंदर था भैया। ठीक है, बाहर कितना आ गया, इसी 4/7 का 1/3। ये बात यहाँ पे समझने की थी कि इतना आपका पहले से मड में था, बाहर जो निकाला गया था 1/3, इसी का 1/3। तो ये बात यहाँ पे सोचने की, समझने की थी। तो अब हम लोग इसे माइनस करेंगे तो अंदर अभी कितना बचा हुआ वो निकल आएगा। कर दीजिए, तो ये 4/7
और ये 4 बन जा 4 अपान में 21। एलसीएम ले लेना बच्चों। तो जी एलसीएम हमारा हुआ 21 और भैया यहाँ भी कितना आ जाएगा 12 माइनस 4 8 अपान 21। इतना पार्ट जो है अभी अंदर दबा हुआ है, इतना। ठीक है, अब इतना पार्ट जो है वो अंदर दबा हुआ है, ये हिस्सा है, और उसने मीटर में कितना बताया कि 8 मीटर अभी अंदर है। तो ये इतना पार्ट जो है वो 8 मीटर के बराबर होगा। बात सही है ना। ये हिस्से में दिया है, पार्ट के रूप में दिया कि 8/21 पार्ट अभी अंदर है, और उसमें क्वेश्चन में बताया भी गया कि अभी एक उसका जो रिमेनिंग अभी जो बचा हुआ जो पार्ट है 8 मीटर लॉन्ग वो भी अंदर है। तो बचा हुआ पार्ट ये भी है और वो बचा हुआ भाग है वो मीटर में दिया गया। तो इतना पार्ट 8 मीटर के बराबर होना चाहिए। रिमेनिंग पार्ट ये आ गया। रिमेनिंग पार्ट वैसे वहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया गया, रिमेनिंग पोल इन मड वो दिया है 8 मीटर। अब बेटा अभी हमने निकाला रिमेनिंग जे कितना है 8/20 कितना पार्ट, तो 8। अब इसको उधर भेज दो तो 1 पार्ट यानी पूरा पूरा हमारा पोल आ जाएगा 1 पार्ट। जी 8 है ना, जी वाला 8 वो नीचे आ जाएगा और 21 ये आ जाएगा। तो 8 बन जाए 8, बचा कितना 21, यानी पूरी लेंथ आ गई 21 मीटर। तो जो भी ऑप्शन 21 वाला होगा हमारा वही ठीक होगा। समझ लेना बिल्कुल भाई, कुछ है नहीं। ज़मीन में कितना गड़ा था, फिर उसे कितना खींचा गया, बचा हुआ कितना आया था इतना, ये बचा हुआ और ये वाला बचा हुआ, ये चीज़ बची हुई ये चीज़ बची हुई, दोनों कैसी हैं बराबर। ये बस हिस्से में है और ये कैसा मीटर में है, तो दोनों चीज़ बराबर होंगी। हमने भैया इन्हें उधर को भेज दिया, बस भाई जो चीज़ ऊपर है वो नीचे जाएगी, जो नीचे वो ऊपर जाएगी। कट गया 21 आ गया, 21 आ गया। ठीक है, आसान चीज़ है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन और मज़ेदार है। इसमें कहा गया कि एक वस्तु का जो सीपी है यानी क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का 3/2 है। विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो उसे बेचने में कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ है। देखना बड़ा आसानी से करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ मैंने क्या लिख दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, उसने कहा कि जो सीपी है वो एसपी का कितना है 3/2, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है, ऐसा हमारे क्वेश्चन में बोला गया है। तो अगर एसपी को हम लाए इंटू में इधर आएगी तो सीपी के अपान में आ गई एसपी, तो 3/2। ये रेशियो मिल गया हमें सीपी और एसपी का। अगर हम लोग कंपेरिजन करें रेशियो की तो सीपी का रेशियो 3 है और एसपी का रेशियो 1 है। सीपी ज़्यादा है एसपी कम है, ठीक है, तो लॉस हो रहा नहीं हो रहा भाई। सीपी मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, ज़्यादा में खरीदी कम में बेच दी, लॉस हो गया, हानि हो गई। अगर इनको रुपया मान लें तो भैया 3 रुपये में खरीदी गई, 2 रुपये में बेची गई, 1 रुपये का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट निकाल लें, लॉस का परसेंट। सबसे पहले लॉस ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। नीचे हमेशा क्या रखते हैं, मैंने हमेशा बताया होगा कि नीचे आप सीपी रखते हो। सीपी कितना है 3 और इंटू कर देते हैं 100 से, तो हमें अपना लॉस का परसेंट आ जाएगा। पहले ऊपर जितना लॉस हुआ वो लॉस, नीचे सीपी और 100 इंटू में करेंगे, काट पीट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें 3 से भाग लगाएंगे, 3.13%। 33 होल 1/3%। पॉइंट में अगर निकालेंगे तो 33.3333 ऐसे करके चलता रहेगा परसेंट, ठीक। तो जो ऑप्शन हमारा सही, जी शायद ऐसा दिया हुआ है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें कि एक नंबर आपको दिए 12 10 12 इज डिवाइडेड बाई 12, देन रिमाइंडर क्या होगा आपका
एक नंबर है 12 10 12। क्वेश्चन नंबर क्या है ये तुम्हारा, जो भी हो फिलहाल 97 है, 97 ये 96 होगा फिर। तो कह रहे हैं कि 12 और 10 और 12, इस नंबर को अगर 12 से ही डिवाइड करें तो व्हाट विल बी रिमाइंडर, शेषफल क्या होगा। तो भैया डिवाइड करके आप देख लेना, यहाँ रिमाइंडर आपका 3 आ रहा है, ठीक है। अगर ये भी ना कर पाओ तो हमसे कमेंट जरूर करना, ठीक है, जिससे ना हो पाए कमेंट करना। तो रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है 3 शेषफल। अगला क्वेश्चन हमारा 98 है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और मैंने अपने 1-2 वीडियो में ऐसा क्वेश्चन बताए हैं और बच्चों से कहा कि ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, जिसने ध्यान दिया होगा तो वो बिल्कुल बहुत ही आसानी से कर सकता है। देखिए कितनी नंबर दी गई हमको, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये क्वेश्चन हमारा है जिसमें ये कहा गया कि अगर इसका गुणनफल किया जाए तो इकाई अंक क्या आएगा, व्हाट विल बी डिजिट एट यूनिट प्लेस, या यूनिट डिजिट क्या होगा, बस इतना आप समझो। बड़ा आसान होता है, बस यूनिट डिजिट वालों की इंटू करते चले जाओ भाई साहब। 8 6 और इधर कितना है 9, और इतना इधर कितना है लास्ट वाला डिजिट उठा लो बस। यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे कितना 8 6 जा 48, 8 आया तो सिर्फ लास्ट का लिख लो भैया, 48 आया, 48 आया, 8 लिख लो लास्ट का बस। यहाँ पर कितना आएगा 9 दूनी 18, यहाँ पर भी 8 लिख लेंगे भैया, लास्ट के लिख लो बस, लास्ट का डिजिट, ठीक है। अब 8 एरिया 64, तो लास्ट में कितना आ जाएगा 4, यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा 4। हमें लास्ट का डिजिट चेक करना है बस, लास्ट वाले उठाते रहो, बाकी सब छोड़ते रहो। आसान क्वेश्चन है एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कौन सा था 98। अब 99 आपका है कि एक नंबर हमको दिया गया है, डेटा दिया गया आपको 5 7 7 8 x 5 4 3 1 2, ये डेटा है और इसका मीन दिया गया, मीन मतलब माध्य दिया है, मीन दिया है 4.5, 4.5 4.5 दिख रहा नहीं, 4.5 है, ये मीन दिया है, माध्य दिया है। तो कह रहे हैं कि इसकी हमें मीडियन बता दो, मीडियन माध्यक, ठीक है, या माध्यिका कहते हैं, वो बता दो। तो भाई साहब हम लोगों को क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। 5 पहले तो मीन क्या दिया है, गिवन आपका मीन दिया है, मीन दिया है आपको 4.5। मीन निकालते कैसे, सब चीज़ों को ऐड करते हैं, 5 7 7 8 और प्लस x, फिर 5 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 1 है, फिर आपका 2 है, हाँ 3 1 2, टोटल कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10। ये भी एक टर्म है, इसके गिनोगे तो 10 हो गए। इक्वल में कितना है ये चीज़ 4.5, भैया 10 को उधर भेजोगे, इन सबको ऐड करोगे तो ये कितना हो रहा है, आई थिंक 5 और 7 12 और 7 12 और 7 19 और 8, 19 में 8 मिलाए 27, 27 में 5 मिलाया 27 में 5 32, 32 में 4 मिला दिया 36, 3 मिलाएंगे 39, 39 40 42 ये नंबर हो गई प्लस x, तो 42 प्लस x, और भाई साहब इस 10 को भेजोगे ना उधर तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। कैसे आया, बच्चे हो सकता है ना जानते हो, तो ले देखो कि 10 अपान में उधर जाके इंटू करेगा, ये तो पता है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो भैया 450 यही तो आती है, पॉइंट लगाना है, इधर से गिनते एक के बाद, तो 45 आ जाएगा, 45 आ गया। 42 को उधर भेज दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 में से 42 निकल जाएगा तो 3 आ जाएगी ना, x की वैल्यू मिल गई हमको 3। अब मीडियन हमें
पता लग जाएगी। जब तक एक्स नहीं था तब तक हम मीडियन नहीं निकाल पाते कि एक्स कितना होगा, ये नहीं पता था हमको, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए हमें आरोही अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। तो हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं जो भी हमारा डेटा है। तो गिवन डेटा को हम लोग लिख रहे हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। जस्ट अ मिनट। तो डेटा आपको दिख रहा है, जी डेटा हमने लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। 3 एक तो ये था और एक एक्स की वैल्यू भी 3 आ गई है, तो 3 2 बार हो गया था। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, कितने टर्म है, 10 है, हम लोग पहले से जानते हैं। अगर 9 होते तो बिल्कुल बीच वाली मीडियन हो जाती, ठीक है, कुछ भी नहीं करना होता। लेकिन पदों की संख्या अगर सम है तो बीच के बिल्कुल बीचा बीच के 2 टर्म होंगे, उनको उठा लो, जोड़ दो, आधा कर दो। देखो बिल्कुल बीचा बीच के कौन से टर्म आ रहे हैं, जे इसके इधर भी कितने 1 2 3 4 और इसके इधर भी 1 2 3 4, तो यही दोनों बीच के हैं। तो आप जो मीडियन निकालोगे, माध्यक निकालोगे, मीडियन, वो कितना आएगा 4 + 5/2, 9 हो जाएगा, 9/2 4.5, 4.5। हाँ, इसकी मीडियन भी वही आएगी, ठीक है, 4.5। मीडियन मतलब माध्यक या माध्यिका। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, नो डाउट। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, पर्सन रिलेटेड विद द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इन स्टैटिस्टिक्स। एक मेथड जो हमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, हाँ, विचरण की कुछ जो विधि रहती है उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय किसको दिया जाता है, स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में जो विचरण विधि है उसका श्रेय किसको दिया जाता है। तो जो हमारे AR का क्या है, फिशर करके हैं, वही है, ठीक है। लास्ट जो डी ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 100 में 100 का जो ऑप्शन है वो डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, डी ऑप्शन सही कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 101 हमारा ये है, इसमें एक ट्रायंगल है ABC और DEF। डी जो है वो ये भुजा AC का मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीचा बीच का। हालांकि बनाने में थोड़ा ये उधर ज़्यादा हो गया है, वैसे क्या है, डी बिल्कुल बीच में है, ऐसे E बिल्कुल यहाँ बीच में है, ऐसे F यहाँ बिल्कुल बीच में है। तो इनको मिलाने से इसके अंदर एक ट्रायंगल मिल गया हमको DEF। अब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कितने हो गए, 1 2 3 4, चारों ट्रायंगल हैं वो आपस में इक्विवेलेंट ट्रायंगल हैं। इक्विवेलेंट ट्रायंगल मतलब इक्विवेलेंट, सर्वांगसम। और जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनका एरिया भी आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। तो इस एक अकेले का जो एरिया होगा, टोटल सबका चौथाई होगा, क्योंकि टोटल कितने हैं 1 2 3 4, तो एक चौथाई इसका होगा, है ना। 4 हिस्से हैं तो 4 में से एक हिस्सा यानी कि 1/4। तो हम ऐसे इसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, DEF, DE और F, ये कैसे मिल जाएगा, 1/4 कर दो किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूरे का एरिया अगर हमें पता हो और उसका चौथाई हिस्सा कर दिया जाए तो एक ट्रायंगल का निकल आएगा, चाहे बीच को, चाहे यहाँ को, चाहे यहाँ को, क्योंकि सारे ट्रायंगल आपस में बराबर हैं, ठीक। इसलिए तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज
ABC के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। बात समझ में आ गई? ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यार 95 छूट गया हमसे, अभी बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 102 जो है उसमें 3 चीज़ें दी गई हैं, G, H और A, आगे पीछे लिख दिया है। ज्योमेट्रिक मीन है, गुणोत्तर माध्य जिसे कहते हैं, ज्यामितीय माध्य भी कह देते हैं। ये हार्मोनिक मीन है, हरात्मक माध्य, और ये अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। ठीक है। हाँ, तो इनमें रिलेशन क्या होता है भाई साहब? ये जो होता है ना, ये सबसे बड़ा रहता है, तो ये जो बड़ा होगा या फिर इक्वल हो सकता है किसके? जी के इक्वल हो सकता है। और जी आपका जो बड़ा होता है वो एच से बड़ा होता है। कहने का मतलब एच सबसे छोटा होता है। हो सकता है कभी कभी कि ये दोनों बराबर आ जाएं, ये तो ये वाला ऑप्शन जो भी हो वो आप देख लेना कि ए सबसे बड़ा होगा। ठीक, फिर जी और फिर एच, इस तरीके से। ठीक है बात। उसके बाद बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 103। 103 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस है 5 और उनका जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो है 35। डिफरेंस एक्स और वाई, हमने दो नंबर एक्स और वाई मान लिए, उनका डिफरेंस अंतर बड़ी में से छोटी को माइनस करो तो वो कितना दिया गया है? 5। इनका जो गुणनफल है वो दिया गया है कितना? ये एक्स माइनस वाई लिखा है, दिख रहा कि नहीं भैया? देख लेना, एक्स माइनस वाई। ये हम तो यहाँ पे बड़ा परेशान है, बोर्ड की लाइट लगती है डायरेक्ट यहाँ पर। एक्स माइनस वाई है, समझ में तो आ रहा होगा। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5, यानी कि दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनका गुणनफल है 35। तो इनके व्युत्क्रमों का योग अंतर क्या होगा? व्युत्क्रमों का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ इनवर्स ऑफ दीज नंबर्स। इन नंबर का व्युत्क्रम करें, यानी कि इनकी व्युत्क्रम कर दें। व्युत्क्रम जैसे एक्स का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/x। वाई का व्युत्क्रम इनवर्स जिसे बोलते हैं, तो 1/y। वाई का 1/y, एक्स का 1/x। भैया जी नंबर बड़ी थी ना, तो इसको उल्टा करो तो छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? छोटी। तो बड़ी पहले लिखो, ये बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। जो बड़ी नंबर होती है उसका इन्वर्स कर दो तो वो बन जाती है छोटी, और जो छोटी होती है उसका इन्वर्स कर दो तो वो बन जाती है बड़ी। तो बड़ी माइनस छोटी है, यही चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एक्स बन जा एक्स, फिर वाई बन जा वाई, नीचे नीचे इंटू करेंगे एक्स वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी है? 5, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है? 35। इंटू को डिवाइड कर दो, 5 से काट दो, 5 बन जा 5, 7 जा 1/7 आंसर आपका ठीक है। देख लेना 1/7 जो होगा वो आपका ठीक है। 1/7 नहीं दिया तो 5/35। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था ये आपका 103। 95 छूटा, अभी बता दे रहा हूँ, अब इन्हीं को पूरा कर दें। कह रहे कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित गणितज्ञ कौन थे जिन्होंने सेल्फ टाट मैथमेटिशियन अपने आप से पढ़ाई की हो? तो हमारा श्रीनिवास रामानुजन जो है वो थे। तो वो कर लेना आप। ठीक, अगला क्वेश्चन 105 है। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपको दिया, एरिया दिया है, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। एक रूम की 4 दीवारों को क्षेत्रफल दिया है और उसकी लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है। चौड़ाई अगर b है तो लंबाई 2b हो जाएगी। बात समझ रहे? चौड़ाई b है तो लंबाई 2b हो जाएगी। ऊंचाई है 11, तो उसकी सेलिंग यानी छत का जो एरिया है वो क्या होगा? बड़ा आसान सी बातें हैं यार। देखो, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ऑल 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। तो फार्मूला बनता है आपका, देखो भाई, एक दीवार जो होती है
जैसे सामने की अगर आपको दीवार दिख रही हो तो इसमें एक लंबाई होगी एक ऊंचाई होगी, तो इसका जो एरिया बनेगा LH बन जाएगा, LH। ऐसे इस दीवार के सामने दूसरी इधर साइड में दीवार होगी, इस साइड में आगे उसका भी LH होगा, तो LH 2LH हो जाएगा। ठीक, अब एक दीवार ना इस साइड में होगी हमारे इधर, ठीक है। जैसे मैं खड़ा हूँ तो एक हमारा हैंड अभी क्या है, राइट हैंड एक लेफ्ट, तो एक राइट में होगी एक लेफ्ट में, दोनों दीवारें बराबर होंगी, एरिया बराबर होगी, ठीक है। इधर ऊंचाई मिलेगी और चौड़ाई मिलेगी, BH। तो BH इधर BH और उधर वाले का BH होगा, तो 2BH। तो कामन ले ले, 2 कामन ले लिया, तो यहाँ L + B, H भी कामन ले लो, H कामन ले लिया, जहाँ यहाँ पर लिख दो H को, चाहे वहाँ लिख दो, उससे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। 2H कर लेते, पास चाहे दूर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा हम क्या करें इसी चीज़ को, ठीक है, अब ये लिख दो, गिवन आपको दिया गया है एरिया ऑफ 4 balls, कितना दिया है, 660 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और फार्मूला क्या होता है, 2L + B × H 66। और क्वेश्चन बताया गया कि जो L है वो इसका दोगुना है चौड़ाई का, तो L की जगह पे आप 2 भी लिख सकते हो, और B इसकी जगह 11 दिया गया है, H हमने अपनी नहीं लिखा, दिया गया है। L की जगह 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि जो L है ना लंबाई है चौड़ाई का दोगुना, चौड़ाई अगर B है तो L कितना होगा, 2 भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है जी, जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 2B और 1B, भाई ये 1B है ना, कुछ नहीं लगा तो 1B है, 2B और 2BJ और 1B, 3B हो जाएंगी, तो 2 और ये कितने हो गए, 3B और ये 11 और ये 66 0, 11 से काट दो भैया, तो कितना बाहर जाएगा, 11 × 66, 11 6 66 और 1 0। अब ये 2 3 या 6 होगा, 6 बन जाएगा, 6 से इसे काट दो तो 10 बार चला जाएगा, तो B है वो आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी, ठीक है। अब छत का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ सीलिंग कह लो, दिख रहा है एरिया ऑफ सेलिंग, वो क्या होगा, देखो सेलिंग जो होती है उसमें लंबाई मिलती है चौड़ाई मिलती है, LB होता है, LB, तो क्या होगा L × B, L कितना है आपका, B निकला 20, तो L होगा इसका दोगुना 20, ये 20 और ये 10, यानी कि आंसर आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। छत जो है ना उसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, इसलिए LB होगा, ठीक है। हाँ 105 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, एक और कर दे 106, जिसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 106 में क्या है, 14/33 और 42/55 और 21/22, इनका HCF बताना है। ये जो भिन्न दी गई है इनका HCF फाइंड आउट करना है। HCF भाई मेरे जब भिन्नों का हमें मासा पता करना हो तो पहले अंशों का क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं, और मासा एक बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सारी संख्याओं को काट दे। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बता दो, 14 को भी काट दे, 42 को भी और 21 को भी, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है 7, इसको भी काट देगी, इसको भी और इसको, तो भाई सबसे ऊपर लिखो 7। अब नीचे भाई साहब एक आपका अकेला ऑप्शन ऐसा दिया है जिसमें ऊपर क्या है, अंश में क्या है 7, तो वही वाला ऑप्शन देख लो जिसमें ऊपर क्या हो 7 हो, बस कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसे हो जाता है क्वेश्चन, टाइम थोड़ी लगता है। चलो भैया इसको कर दिया। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास 107 वाला, इसमें दिया है कि 7 + 2√10 इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट बताइए। क्या बताइए, स्क्वायर रूट। जैसे आपसे कोई कहे कि भाई 9 का स्क्वायर रूट बताओ, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आएगा आपका 3, 9 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे इसका स्क्वायर रूट है, तो देखना प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई ये कहे कि x + y का होल स्क्वायर है, इसका वर्गमूल बता दो, स्क्वायर रूट बता दो, तो भाई पावर खत्म कर देंगे, आंसर आएगा x + y। बात समझ में आ रही है। ऐसे कोई ये कहे x² का स्क्वायर रूट बता दो, यानी वर्गमूल बता दो, तो x आ जाएगा, पावर हटा देंगे तब स्क्वायर रूट आ जाता है, ठीक है।
चलिए ये बातें सही हैं। ऐसे इसको देखना जरा, इसको हमने लिख दिया √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 और इंटू √2। देखना बेटा, √5 का स्क्वायर करोगे 5 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 5 मिलेगा, √2 का करोगे तो 2 मिलेगा बोलो, तो 7 ये हो गया। ये वाली चीज़ें 2 ये है, 5 2 या 10 इंटू जो होती है रूट में, तो इंटू बिल्कुल हो जाती है, ठीक है। तो 5 2 या 10 पूरे पर लग जाएगा रूट, यानी कि ये चीज़ ऐसे लिखी और इस चीज़ को तोड़ के हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ से मिला क्या हमको देखना जरा, इसको a मान लें तो a² प्लस इसको b मान लें तो a² प्लस b² प्लस का 2ab। फार्मूला किसका बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। बना कि नहीं बना। तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लें, इसका है स्क्वायर रूट इसी चीज़ का, तो क्या आएगा √5 प्लस √2, √5 प्लस √2, या फिर हो सकता है कि √2 पहले लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, √2 प्लस √5, तो जो भी ऑप्शन हो देख लेना ऐसे करके। तो होल स्क्वायर बनाया, और हमने कहा जब होल स्क्वायर हो किसी चीज़ का, स्क्वायर रूट लेना हो तो वो स्क्वायर हट जाता है, बस आंसर आ जाता है। तो हमने इस नंबर को स्क्वायर रूट होल स्क्वायर बनाया, फिर स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर रूट आ गया। ठीक, बात समझ में आ गई। अब एक कुछ हम लोग 95 और कर दें, फिर बाकी बाद में कर लेंगे हम लोग दूसरे वीडियो में, ठीक है। (95) में ये कहा गया था कि ए और बी है वो एक काम को करते हैं, और फिर बी और सी मिलकर काम करते हैं, और फिर सी और ए और सी मिलकर के काम को करते हैं। भाई साहब ये करते हैं शायद 12 दिन में, ये करते हैं 15 दिन में, और ये करते हैं 20 दिन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही है, देख लो एक बार। हाँ यही है, इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आया 60, ये एलसीएम हो गया, और यही एक तरीके से पूरा काम होता है टोटल। एक बार हमने बताया भी था कि ये लड्डू मान लो कि 60 आपके यहाँ लड्डू है, इन्हें खाना है। जी भाई साहब कितने दिनों में खा लेगा, इसे डिवाइड कर दो पहले, इसे डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे 60, ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, इसे डिवाइड कर दो इससे 20 से तो 3 टाइम, 4 टाइम और 3 टाइम। हम लोग अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा था कि ए और बी जो है उसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी सी 15 में और ए सी 20 में। इन सबका हमने एलसीएम लिया तो वो आया 60। अब क्या किया, 12 से इसको डिवाइड कर दिया, मतलब भाग लगाया तो 5 आया, 15 से इसमें लगाएंगे तो 4, और 20 से इसमें 3। होता क्या है, ये ए और बी की कैपेसिटी आ जाती है कि जी एक दिन में जो है 5, अगर हमने इसको लड्डू बोला है तो 5 खा लेते हैं दोनों मिल करके, और ये दोनों मिलके कितने खाते हैं 4, और ये दोनों मिलके कितने खाते हैं 3। अब ऐसा करें हम सबको ऐड कर लें, जैसे इसको तो देखो ए यहाँ पर भी एक बार यहाँ है और एक यहाँ, तो 2a हो जाएगा। ऐसे बी और बी तो कितना हो गया, ये हो गया 2b। उसके बाद हम लोग सी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो हुआ कितना 2c। इनको हमने ऐड कर लिया। अब इनकी जो इफ़िशियंसी आई थी, खाने की इनकी जो क्षमता आई थी, कैपेसिटी आई थी, देखो इफ़िशियंसी दक्षता बोले तो सही है, जी जोड़ लें हम लोग 5 + 4 + 3 जी। अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया तो a + b + c और इधर कितना हो गया जी, आई थिंक 12 हो गया। अब इसे डिवाइड कर दे 2 से, क्योंकि ये 2 × में उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो a + b + c 2 से डिवाइड करें कितना आ गया 6। यानी कि तीनों लोग मिलकर के एक दिन में खाते हैं 6 लड्डू। अब हमें पूछा ये गया कि ये जो मतलब काम है या लड्डू हमारे जो खाने हैं यही हमारे हमने काम माना है, तो ये अकेला कितने दिनों में खाएगा। तो तीनों की हमें क्षमता मालूम है कि भाई ये तीनों मिलके 6 खा लेते हैं, लेकिन हमें क्या है एक ही पता लग जाए। तो ऐसा करें जैसे बी और सी की निकाल दें। बी सी की कितनी है देखना जरा, बी और सी की है 4, यानी ये 4 खा लेते हैं।
बी और सी, और तीनों मिलके कितने खाते हैं 6। तो जाहिर सी बात है कि ए जो है वो 2 खा रहा होगा, है ना। ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, या तीनों की दी है भाई 6, तो इसमें बी सी की निकाल दो। बी सी कितनी है 4, तो ए की आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग ए की क्षमता निकाल सकते हैं, तो वो कितनी आ गई भाई 4 आ गई। सॉरी 4 तो उनकी थी, 2 आ गई। कितनी आ गई 2। बी सी घटा दो इसमें, तीनों में से, तीनों लोगों की में से बी सी घटा दी, तो ए की आ गई 2। अब ये लड्डू किससे खा ले, ए को, तो ए अकेला कितने दिनों में खा लेगा भाई 60 है, एक दिन में 2 खाता है, तो जाहिर सी बात है 30 दिन में खा लेगा। तो 30 डेज लगेंगे उसको काम को पूरा करने में। तो जी हमारे आई थिंक हम लोगों ने 16 क्वेश्चन किए हैं। अब बचे हुए वही 14 क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। टिल देन कीप हैप्पी। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, बाय बाय।